मैं हेमलता कुंपावत, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हम सभी जानते हैं कि कोई भी देश अपनी विदेश नीति और अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर बनाता है। विदेश नीति का लक्ष्य ही राष्ट्र हितों की पूर्ति करना है और राष्ट्रीय हित अनेक प्रकार के हो सकते हैं। राष्ट्रीय हितों के निर्धारण में विदेश नीति निर्माता अनेक बातें होते हैं, जैसे कितनी जनसंख्या है, जनसंख्या का जो संरचना है वो कैसी है, भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की है, प्राकृतिक संपदा से कोई भी देश संपन्न है या नहीं है, उसके इंडस्ट्रियल सोर्सेज या औद्योगिक स्रोत कैसे हैं, सैनिक शक्ति कैसी है, भाषा, धर्म, नस्ल, संस्कृति, विचारधारा, विश्व जनमत, विश्व संगठन और साथ ही संबद्ध राज्यों की प्रतिक्रिया कैसी है। इन सब के द्वारा विदेश नीति निर्धारित होती है, क्योंकि ये विदेश नीति निर्धारण में आधारभूत निर्देशक तत्वों की भूमिका अदा करते हैं। विदेश नीति निर्धारण के समय इन तत्वों को वस्तुनिष्ठ तरीके से मूल्यांकन किया जाता है। चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले जनसंख्या की। तो जनसंख्या राज्य का एक महत्वपूर्ण तत्व है। राज्य के जो 4 तत्व होते हैं उसमें एक महत्वपूर्ण तत्व निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता है। डेविड वाइटल के अनुसार किसी देश के क्षेत्रफल और उसकी जनसंख्या के आधार पर यह निश्चित किया जा सकता है कि वह देश महाशक्ति है या छोटा राष्ट्र है। इसके 2 प्रकार से पहलू होते हैं, पहला मात्रात्मक और दूसरा गुणात्मक। चीन और भारत की अगर हम बात करते हैं तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े देश हैं, विशाल सेना रखने में समर्थ हैं और ये विशाल मानव स्रोत को गुणात्मक दृष्टि से भी मजबूत कर सकते हैं। गुणात्मक पहलू भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जैसे अमेरिका और जापान। यद्यपि भारत और चीन से छोटे हैं किंतु गुणात्मक दृष्टि से काफ़ी बड़े हैं। इसी प्रकार से जर्मनी और ब्रिटेन भी जनसंख्या के मामले में अपनी गुणात्मक महत्ता को दर्शाते हैं। इसी प्रकार से भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल कंडीशन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह विदेश नीति का एक स्थायी तत्व है और इसमें सामान्यतः परिवर्तन कम ही होता है। क्योंकि अगर भौगोलिक स्थिति ऐसी हो कि उसे स्थल सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों का अपार सहन करना पड़ता हो। अगर नेपाल की भौगोलिक स्थिति की हम बात करें तो उसे नौसेना रखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि उसकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। भारत की अगर हम बात करें तो समुद्री सीमा भी लगती है, स्थल सीमा भी लगती है। तो इस प्रकार से भौगोलिक स्थिति से उत्पन्न समस्याओं का देश को कई बार सामना करना पड़ता है और कई बार उसे फायदे भी होते हैं। फिर बात करते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संपदा की। प्राकृतिक संपदा एक निश्चित और स्थायी होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता हो, क्योंकि जितना हम दोहन करेंगे तो हो सकता है समाप्त हो जाए। जैसे हम कोयले का एग्जाम्पल ले सकते हैं, पेट्रोल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेकिन 40-50 वर्षों में विश्व की तेल संपदा समाप्त हो जाएगी, तो तेल का कोई नया विकल्प ढूंढा जाना चाहिए। प्राकृतिक संपदा की जो बहुलता है या बहुत मेजोरिटी में जो उपलब्ध है, उसके कारण ही आज अमेरिका अत्यधिक समृद्ध राष्ट्र है और इतना कि वह गरीब राष्ट्रों को अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के आधार पर धन देकर अपनी ओर खींचता भी है। इसी प्रकार से अरब देशों का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, जो कि तेल जैसी महत्वपूर्ण वस्तु के बल पर बड़ी शक्तियों की अर्थव्यवस्था तक को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। और यही कारण है कि अमेरिका और रूस सबसे बड़ी शक्तियाँ होते हुए भी अरब देशों से अच्छे संबंध कायम रखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है औद्योगिक स्रोत और क्षमता। आज के बढ़ते हुए संचार युग में बहुत ज़्यादा जरूरी है।
क्योंकि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के इस युग में औद्योगिकरण भी के तेजी से बढ़ता जा रहा है। औद्योगिक रूप से समृद्ध देशों में अमेरिका ले सकते हैं, जापान, जर्मनी आदि देश को ले सकते हैं हम। और अमेरिका सारी विश्व राजनीति को अगर प्रभावित कर रहा है तो उसका एकमात्र कारण उसकी औद्योगिक क्षमता है। अमेरिका और जापान में अनेक देशों में उद्योग धंधे जिससे वे अरबों डॉलर प्रतिवर्ष कमाने के साथ साथ उन देशों के आंतरिक घटनाक्रम को भी अपने पक्ष में बनाते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो औद्योगिक दृष्टि से विकसित होने के कारण विकासशील देशों को औद्योगिक मदद भारत दे रहा है, जो इसके पड़ोसी देश हैं। बात करते हैं हम सैनिक शक्ति की। शस्त्रीकरण की जो प्रवृत्ति है उसका मूल कारण राष्ट्रीय सुरक्षा और दुनिया में शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरने की महत्वाकांक्षा है। द्वितीय वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दोनों शक्तिशाली राष्ट्र माने जाते रहे। इसका सबसे प्रमुख कारण दोनों की अपार सैनिक शक्ति रही है। विश्व के अन्य राष्ट्र इन दोनों महाशक्तियों को उनकी सैनिक शक्ति के कारण सम्मान करते हैं। अन्य राष्ट्र इनसे हथियार खरीदते हैं। एक समय था जब अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के प्रारंभिक वर्षों में सैनिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राष्ट्र था। अगर हम आइनेस क्लार्क के संदर्भ में बात करें तो उन्होंने भी शक्ति के अपने विश्लेषण का मुख्य विषय सैनिक पहलू को ही माना है। इसी प्रकार से भाषा, धर्म, नस्ल और संस्कृति यह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि भाषा और नस्ल के कारण ही सीमांत प्रदेश के पठानों के मसले को लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के संबंध खराब रहे हैं। रंगभेद की नीति के कारण दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार को विश्व के राष्ट्रों ने अलग थलग डाल दिया। अरब इजराइल युद्ध के पीछे भी धर्म एक प्रमुख कारण था। विदेश नीति में भाषा के महत्व का आज के युग में अंग्रेजी की लोकप्रियता से सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। जिन देशों में भाषा, धर्म, नस्ल और संस्कृति में सभ्यता हो उनमें सहयोग करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसी प्रकार से विचारधारा भी, हम किस विचारधारा पर हमारी सोच, हमारी संस्कृति निर्भर है, इसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी भी देश का जो समाज राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व्यवस्था पर आधारित होता है, उसकी एक विचारधारा भी होती है। अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो पूरा देश साम्यवादी और पूंजीवादी विचारधारा में बटा हुआ था। दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन कुछ देश ऐसे भी थे जो इन विचारधाराओं से परे एक असंलग्नता की नीति को अपनाए हुए थे, जिसमें भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी प्रकार से नीति निर्माता, इनके अंतर्गत हम राजनेताओं, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों तथा कूटनीतिज्ञों को सम्मिलित करते हैं। विदेश नीति निर्माण के दौरान उसके प्रमुख तत्वों को वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना उनकी प्रमुख जिम्मेदारी है। इसी प्रकार से विश्व संगठन, विदेश नीति के क्षेत्र में विश्व जनमत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विश्व के किसी भी देश पर अगर कोई भी संकट हो तो अन्य देशों की उस पर प्रतिक्रिया होती है। एग्जाम्पल हम रिसेंटली मान लेते हैं कि अफगानिस्तान के जो हालात हैं उस पर संबद्ध देशों की प्रतिक्रिया तो है ही, पूरे विश्व की नज़र उस पर है, क्योंकि इसका कारण है कि अंतर्निर्भरता के वर्तमान युग में किसी भी देश की विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के साथ अंतःक्रिया करती है। कोई भी देश विदेश नीति निर्माण के समय विश्व जनमत के अनुकूल या प्रतिकूल होने की संभावना पर विचार करता है। इसके अतिरिक्त आजकल विश्व के राष्ट्र विश्व जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए अनेक प्रकार के प्रचारात्मक कार्य भी करते हैं। इसी प्रकार से विश्व संगठन है, क्योंकि प्रत्येक देश की घोषित विदेश नीति विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना के समर्थन की हामी भरती है। विश्व संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भी विश्व शांति और सुरक्षा कायम करना है। इस कारण विश्व
संगठन के सदस्य राष्ट्र बनते हैं और अगर उनका अन्य राष्ट्रों के साथ कोई विवाद हो, कोई मतभेद हो, तो उसको सुलझाने में या उसको समाधान में ये संगठन एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। इसी प्रकार से संबद्ध देशों की प्रतिक्रिया। प्रत्येक देश इस बात पर हमेशा ध्यान केंद्रित करता है कि किसी विशेष नीति अपनाने से संबद्ध देशों की प्रतिक्रिया क्या होगी, उसे किस हद तक कौन सी नीति अपनानी चाहिए ताकि संबद्ध देश कम से कम नाराज हो। इन बातों पर बिना विचार किए किसी भी निर्णय के भयंकर परिणाम हो सकते हैं। यह बात अमेरिका और चीन के साथ संबंध सुधारने के उदाहरण से अधिक स्पष्ट हो जाएगी। अमेरिका ने साम्यवादी चीन से संबंध सुधारते वक्त ताइवान और सोवियत संघ जैसे देशों की प्रतिक्रिया का ख्याल जरूर रखा होगा। ताइवान अमेरिका का मित्र है और चीन का शत्रु। दूसरी तरफ चीन सोवियत संघ का शत्रु था। ऐसी परिस्थितियों में अमेरिका ने चीन से संबंध सुधारने के पहले इस पर जरूर विचार किया था कि कहीं इस कदम से उसके सोवियत संघ और ताइवान पर प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, और यदि प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो वह किस हद तक होगा और उसके बारे में अमेरिका को कौन कौन से संभावित कदम उठाने पड़ेंगे। वर्तमान समय में हम ले सकते हैं कि अफ़गानिस्तान देश में तालिबान को मान्यता जैसे पाकिस्तान और चीन दे चुका है। अगर भारत इसे मान्यता देता है तो भारत की विदेश नीति पर और साथ ही भारत से संबद्ध राष्ट्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या दूरगामी परिणाम प्राप्त होंगे, इस बारे में हमें विचार करना होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि विदेश नीति के ये जो निर्धारक तत्व हैं विदेश नीति के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। धन्यवाद।